हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम टॉपिक्स कवर करेंगे एटम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एटम। तो अब हम एटम की डेफिनेशन समझेंगे, एटम होता क्या है उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो एटम की डेफिनेशन है हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। तो आप एटम को कैसे समझ सकते हो? तो हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं। और वो मैटर किससे मिलके बनी हुई हैं? तो ऑफकोर्स वो जो जितना भी हमारा मैटर है हमारे चारों तरफ वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तो एटम को हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट जिससे वो मिलके बने हैं। एटम जो भी हमारा मैटर बना है वो बहुत सारे एटम से मिलके बने हुए हैं। मतलब बहुत सारे एटम मिलके क्या करेंगे? एलिमेंट बनाएंगे। और फिर बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर हमारा मैटर तैयार होता है। बट वो जो हमारा मैटर है उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? एटम होगी। तो एटम को हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट, इनिशियल यूनिट जिससे मैटर की शुरुआत हो रही है वो क्या होगी? एटम होगी। दूसरा हम कैसे बोल सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट इंटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। जो हमारा एलिमेंट है उसका कौन सा पार्ट? स्मॉलेस्ट पार्ट। जो भी एक कोई सा भी हमारा एलिमेंट है, जैसा हाइड्रोजन का एलिमेंट है या सोडियम का एलिमेंट है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब सबसे छोटा पार्ट वो क्या कहलाता है? वो भी एटम ही कहलाता है। थर्ड हम किस तरीके से बोल सकते हैं? एटम इज़ द यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट। मतलब एटम एक ऐसी यूनिट है जिसको हम और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। मतलब हम एटम को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम एक ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो हम इन 3 तरीके से बता सकते हैं एटम के बारे में। चलिए अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जो भी हम रिएक्शन करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? केमिकल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारे पास क्या है? 2 लॉ हैं। उन 2 लॉ को हम क्या करेंगे? समझेंगे। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किससे रिलेटेड है? तो ये मास से रिलेटेड है। मतलब जो भी हम रिएक्शन करेंगे उसके अंदर जो भी हम सब्सटेंस लेंगे, केमिकल लेंगे, उनके मास के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मैटर बनता है अलग से और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है। सपोज कर लीजिए हमने एक बीकर के अंदर क्या किया है? 200 ग्राम वाटर लिया है और उसके अंदर हमने क्या करा? 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट के क्रिस्टल को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। अब क्या हुआ? हमने जब नमक को मिलाया वाटर के अंदर तो वो कम्प्लीटली क्या हो गया? मिक्स हो गया। अच्छा, नमक की क्वांटिटी कितनी है? 50 ग्राम है और वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 200 ग्राम है। तो हमने क्या करा? दोनों को मिला दिया। अब ये क्या हो गई? ये केमिकल रिएक्शन हो गई। और क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर ने मिलके क्या बना लिया? सॉल्ट वाटर। आपको स्टूडेंट पता ही होगा LHS वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड RHS वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब क्या होगा? अगर हम इनके मासेस को देखें, अगर हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें तो कितना होगा? सॉल्ट का मास कितना है? 50 ग्राम। वाटर का मास कितना है? 200 ग्राम। दोनों को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमें मास कितना मिलेगा? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम किसका मास हो गया? आपका रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का मास कितना होगा? 250 ग्राम। अब हम वहीं पे किसका मास कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में क्या बना है? सॉल्ट वाटर। अब हमने जब पानी के अंदर नमक को मिलाया तो ऐसा तो है नहीं कि नमक कहीं उड़ गया या कहीं चला गया। नमक है तो उसी के अंदर ही। और टोटल अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे वापस से जो हमारा प्रोडक्ट है तो उसका भी हमें कितना मिलेगा? 250 ग्राम ही मिलेगा, प्रोडक्ट का मास भी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट का जितना मास होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के मास के बराबर के होता है। मतलब 2 सब्सटेंस आपस में मिलके किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो करेंगे पर उनके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बचाव। तो अगर हम देखें इस पूरी रिएक्शन के अंदर ना तो मास का लॉस हो रहा है और ना ही मास इंक्रीज हो रहा है। मास कितना है? कांस्टेंट है। रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास किसका है? प्रोडक्ट का है। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए हम सेकेंड लॉ समझते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फिक्स्ड। तो इसकी डेफिनेशन है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कभी भी अगर हम कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाएंगे तो उसके अंदर हम जिन भी एलिमेंट का यूज़ करेंगे, जिन भी एलिमेंट से हम उस कंपाउंड को बनाएंगे, उनका जो प्रपोर्शन होगा, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होगी, वो हमेशा कैसी होगी? फिक्स्ड होगी। मतलब हम एक फिक्स्ड अमाउंट में ही एलिमेंट को लेंगे और उसको कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे? किसी भी कंपाउंड को बनाएंगे। इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमें क्या बनाना है? वाटर बनाना है। वाटर हमारा एक क्या है? कंपाउंड है। तो हमें हमारा ये वाटर एक कंपाउंड हो गया। वाटर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। मतलब हाइड्रोजन गैस भी चाहिए हमें और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अब हमें वाटर बनाना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। एंड ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल है। तो हमें जब भी वाटर बनाना होगा, मतलब H2O जब भी हमें बनाना होगा, तो हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हमेशा ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तब जाके वो क्या बनाएगा? तब जाके वो 1 मोल ऑफ वाटर बनाएगा। ये कितने ग्राम ऑफ वाटर है? 18 ग्राम। अगर हम इसको और डिटेल में देखें, 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16 ग्राम। अगर वहीं हमें 9 ग्राम ऑफ वाटर का अगर मास कैलकुलेट करना है, उसके अंदर हाइड्रोजन का कितना मास होगा या ऑक्सीजन का कितना मास होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना मास मिलेगा हमें? 1 ग्राम। एंड ऑक्सीजन का कितना मिलेगा? 8 ग्राम। तो जब भी हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट का यूज़ करेंगे, जिनसे हम कंपाउंड बनाना चाहेंगे, उनको हम कैसा यूज़ करेंगे? फिक्स्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा यूज़ करेंगे। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हमारा लास्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए हम इसे समझते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटम्स को लेके कुछ थ्योरी दी हैं। तो उन थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम। वही जो हमने शुरू में बताया था, लेक्चर के इनिशियल पॉइंट में हमने जो बताया था, कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? वो एटम से मिलके बना हुआ है। जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? एटम से ही मिलके बना है। सेकेंड पॉइंट है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। थर्ड है, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो एटम क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। फोर्थ पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब हर एलिमेंट के जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और उनके मास क्या होंगे? अलग होंगे। मास मतलब उनका भार, द्रव्यमान क्या होगा? अलग होगा। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? अलग होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सोडियम और पोटेशियम के एलिमेंट को कंपेयर करें, तो जो सोडियम का मास होता है वो कितना होता है? 11 होता है। और वहीं पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 19 होता है। तो दोनों के एलिमेंट के जो एटम है उनका मास क्या होगा? चेंज होगा। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? चेंज होंगी। देन है हमारा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फ्रॉम कंपाउंड। अगर कभी भी हमें कंपाउंड बनाना होगा तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। तो फाइनली एलिमेंट कंबाइन करना है, इसका मतलब एटम्स भी आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन ही हो रहे हैं। क्योंकि एलिमेंट किससे मिलके बना है? एटम से ही मिलके बना हुआ है।
तो जब भी हम कोई भी कंपाउंड को अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो भी एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन होंगे, स्मॉल होल नंबर में। मतलब होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक बोलते हैं जिनको, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कभी भी हम हाफ एटम को कंबाइन नहीं करेंगे कि 2/3 या 3/4 एटम हमने कंबाइन कर दिया। हमेशा कैसे कंबाइन करेंगे, 4 एटम, 5 एटम, मतलब जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, होल नंबर होंगे। तो ये हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज के पॉइंट थे कुछ। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।